कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो रचना क्या है? मतलब किसी चीज का रचना, और क्रियात्मक मीन्स मतलब जो कार्य करता है। कोशिकाओं को भी जीवन का मूलभूत इकाई भी कहते हैं। मतलब मेन क्या होता है, बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है? कोशिका है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखा। जो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसमें अनेक चेम्बर्स, मतलब छोटा छोटा एक घर की तरफ, घर के जैसा, तो चेम्बर्स जो दिखाई दिया, इस चेम्बर्स को कोशिका का कॉर्क, क्वार्कस सवर, मतलब जो ओक नामक वृक्ष होता है, वृक्ष का नाम है ओक, ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका, मतलब नॉन लिविंग, लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, निर्जीव कोशिका को सेल का अध्ययन किया। 1674 ईस्वी में ए वी लेवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मतलब 1674 ईस्वी में ए वी लेवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे जो छोटी कोशिका है जो माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोपिटिकम नामक जीवाणु है, जिसे प्लूरो पेनुमोकिया लिक ऑर्गेनिज्म, जिसे पीपीएलओ, सुनना है सच्चे, पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसकी जो माप होती है 0.1 माइक्रोमीटर है, और जो सबसे बड़ा होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे संसार की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। अगर ऐसे पूछेगा पहला कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और ये स्पाइनल, ये वाला होता है ना रीढ़ की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो अंडाणु होती है, जो महिलाओं में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दो जर्मन वैज्ञानिक स्वान और स्वीडन, ठीक है, स्लाइडेन, सॉरी, स्वान और स्लाइडेन। तो स्वान तो 1839 ईस्वी, और स्लाइडेन थे और जो 1838 ईस्वी ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। और स्वीडन प्राणी शास्त्री थे और स्लाइडेन थे जो वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये तो फिक्स है, जिसका भी जो जीव है वो किस चीज का बना रहेगा? सजीव का। अब प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितना जो भी जीव बना हुआ है वो कोशिका की मदद से बनी है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। कोई ना कोई तो कार्य को संपन्न करवे करता होगा। जैसे हम लोग को बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का साथ में अगर यूज करते हैं तो सभी का शोषण तो अलग अलग होगा। ये ना कि कार्बोहाइड्रेट के एक ही वाला लेगा और प्रोटीन को भी एक ही, ऐसा तो नहीं। कार्बोहाइड्रेट को अलग, प्रोटीन को अलग, वसा को अलग। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। जैसे मान लो किया है कोशिका, तो उसके बीच में क्या होगा? एक केंद्र होगा। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो है यह प्राचीन कोशिका, मतलब सबसे पुराना। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जैसे ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है जो सबसे प्राचीन होती है, और इसके अंतर्गत मतलब इसके में जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल समझते हो? अभी देखो कल पे देखना, हरियर हरियर रहता है ना, वो भी क्या एक काई जिसको बोलते हैं। चाहे छत्ता पे से पानी ऐसे गिरेगा तो देखना दीवालों पे हरियर हरियर रहता है, तो उसी को शैवाल बोलते हैं, एलगी। वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है।
और इसको में जो लाइसोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का बॉडी लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक है, इसमें 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें राइबोसोम जो होता है जो 80 प्रकार का होता है, और जो 70 प्रकार का रहता है वह 80 प्रकार वाला में टूटता है। कौन कौन? 50 वाला, और 50 और 30 में टूटता है। और जो 80 एस वाला राइबोसोम होता है जो 60 और 40 में टूटता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें डीएनए कैसा होता है? गोलाकार होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें डीएनए सीढ़ी न्यूमा जैसा होता है। प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र होता है और डीएनए में पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती है और यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है। तो ये दोनों में था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक, उसके बाद है कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को दो प्रकार में रखा गया। पहला रखा गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे जिनका शरीर सिर्फ केवल एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया में भी सब चीज कर सकते हो, और किसी के पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया में सब चीज कर सकते हो। तो एक कोशिकीय मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होगा उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। और बहुकोशिकीय मतलब जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं मतलब बहुत सारे कोशिकाओं को मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मछली, मेढक, मनुष्य, ये सभी बहुकोशिकीय में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका की संरचना। तो पौधे में पाई जाने वाली कोशिका का पादप कोशिका तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका। अगर पेड़ पौधे में पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? पादप कोशिका बोलेंगे, और जीव जंतु में पाया जाएगा उसे जंतु कोशिका बोलेंगे। उसके बाद है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। देखिए पादप कोशिका क्या होती है कि इसमें जो कोशिका भित्ति अब पाई जाती है जिनका निर्माण सेलुलोज से होता है। ये प्लांट सेल में मतलब पौधा में हो जो सेलुलोज से बना होता है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है जो अर्ध पारेगम होती है। अर्ध पारेगम मीन्स जो आधा पदार्थ को आने देती है और आधा पदार्थ को मतलब आधा को आने देगा और आधा को जाने भी देगा, मतलब आधा आर पार होगा, अर्ध पारेगम, पूरा पार नहीं होगा। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो हरित लवक हो गया। लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है? हम लोग में है? नहीं ना। फिर पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है और जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजोल या वसा के रूप में रहता है। अगर कोई आदमी देखता है ज़्यादा अगर खा पीता है चर्बी तो मोटा आ जाता है, तो वसा के रूप में हो जाता है। उसके बाद है कोशिका भित्ति। मान लो कि हम लोग का जो शरीर होता है उस तरह से त्वचा भी है, तो पेड़ पौधा के भी तो ऊपर वाला बाहरी परत तो छाल होता है ना, तो हो गया उसका कोशिका भित्ति। तो यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जैसे कोई भी अगर पेड़ पौधा होता है तो निश्चित आकार तो उसका रहता है ना कुछ तो उसका साइज रहता है, तो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है कि यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्ध पारेगम झिल्ली से घिरी होती है। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन वो क्या है?
तो सेल मेम्ब्रेन है कि यह एक पादप कोशिका है जो कोशिका झिल्ली है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका के चारों तरफ से मतलब चारों साइड से अत्यंत महीन पारदर्शक, पारदर्शक में पार हो जाता है। जैसे हम लोग को पसीना आता है तो अंदर से बाहर निकलता है, नहीं निकलता है। पारदर्शक एवं अर्ध पारेगम मतलब कुछ कुछ है जो आधा पार होगा आधा पार नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे ये कोशिका बताया गया, देख सकते हो। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। कहाँ रहता है? क्या? बॉडी में, शरीर के अंदर, मतलब एक जगह रहता है, सगरो रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इस तरह से होता है। देखो ये है ना, ये किस चीज का है? पादप कोशिका। पेड़ पौधा में देखो किस प्रकार से रहता है। जैसे देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यू यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो इस तरह से रहता है। और यह साइटोप्लाज्म है। फिर यहाँ पे ना वैक्यूल है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है। फिर अस्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं ना चिकनी, और एक होती है खुरदरी। सेल वाली पादप कोशिका क्या है, और ये देखो जंतु कोशिका के किस तरह से होता है। कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा नहीं है। नहीं, ये देखिए कीड़ा कोई भी कीड़ा नहीं है। इस साइटोप्लाज्म है। ये गोल्गी वेसिकल्स है, गोल्गी एप्रिएटस है, अस्मॉथ एंडोप्लाज्मिक है। देखो यहाँ पे मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन वह बोलता है कि कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है कि कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना। जो हमारे लिए फायदेमंद है उसको रखेगा, जो फायदेमंद नहीं है उसको नहीं रखेगा। कोशिका झिल्ली या भित्ति अंदर का एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। तो एक होता है पारदर्शी जो पार हो जाए, और पारदर्शी जो पार ना होने दे, और पारभासी मतलब कुछ कुछ भाग को पार होने दे, जिसे जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर दो भाग में बटा होता है। एक होता है केंद्रक और एक होता है कोशिका द्रव। देखेंगे कि केंद्रक क्या है। तो केंद्रक है कि यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जैसे केंद्र हो गया ना, एक कहीं पे ना कहीं पे बॉडी का कुछ तो भाग एक जगह एकत्रित होगा। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसे डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये तो पता है। यह कोशिका गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। मुख्य चार भाग हैं। केंद्रक कला है, केंद्रक द्रव है, केंद्रिका है और क्रोमैटिन धागे हैं। ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पेड़ पौधा में भी पाया जाएगा और जीव जंतु में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या होता है? एक तरह से इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोयलिकर कोयलिकर के द्वारा की गई 1880 से 90 में अल्टमैन ने आया ना बाइबलिस्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है सी वेंडा ने 1898 ईस्वी में रखा। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन व्यवहारों को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कोशिका का ऊर्जा गृह है। अगर पूछा जाए कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संबंधी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे लवक। लवक किसे कहते हैं? तो यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे लवक कहते हैं। यह लवक केवल पौधों में पाई जाती है। अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदमी में हो सकता है? होगा ना? नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक और एक होता है वर्णी लवक। तो एक एक करके हम लोग तीनों का देखेंगे कि हरित लवक क्या है। तो या हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ जिसको बोलते हैं पर्णहरित होता है। इसी कारण पौधे के कुछ भाग तथा पत्तियां कैसे रहते हैं? हरे दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा है अवर्णी लवक। ये रंगहीन लवक के होते हैं। पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो रंगहीन, जिसे व्हाइट, उजला, सफेद, फनी। यहाँ पेड़ पौधा के बात आ रहा है। जैसे बार के पत्ता है, देखो पहले रहता है हरा रहता है, फिर पकता पीला रहता है ना पतवा गिरते समय। चाहे पीपल का। वही अगर साग का पौधा ले लो तो ललकी साग एक आता है। टमाटर का रंग धीरे धीरे फिर चेंज होता है, बैगन का रंग चेंज होता है। तो यह क्या क्या रंगहीन लवक होते हैं और पौधों के उन भागों में कोशिका पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे कि जड़ में, भूमिगत तनों में या स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अवर्णी लवक कहलाते हैं। और तीसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या है? ये रंगीन लवक होते हैं जो लाल, पीले, नारंगी, लाल के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भागों, पुष्प की पंखुड़ियों और फलों की भीति में पाया जाता है। तो यही लाल बोला ना, लाल होगा या तो पीला हो गया तो नारंगी रंग। नेक्स्ट है गोल्जी काय, जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव रहता है। मतलब वहाँ पे ना के बराबर भी रहता है, ना भी रह सकता है। ठीक। नेक्स्ट है लाइसोसोम। कुछ समझ में आ रहा है? यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका जो खोज था जो डी दुबे के द्वारा की गई थी। यह सूक्ष्म व गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती है। इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं, बीकर। और बीकर जो जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक मीन्स जैसे समझते हो, मोटिवेशन समझते हो। हम तुमको बोले तुम ना बहुत काम करती हो, हम तुम्हारे अंदर लगेगा नहीं मेरा बड़ाई हो रहा है, चलो काम करते हैं, है ना? तो एक उत्प्रेरक हो गया जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले बीकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थों को क्या करते हैं? पाचन करते हैं। और इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।